guys, welcome on this YouTube channel. I'm उषा यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम के रिगार्डिंग, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। ऑल यू नो दैट कि जब डीएनए रेप्लिकेशन कंडक्ट होता है तो चाहे कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन हो, आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। सो डीएनए पॉलीमरेज इज दैट एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, जो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। कैसे काम करता है और कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर क्या वेरिएशन होता है इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर, वो इस वीडियो लेसन के थ्रू हम लोग समझेंगे, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को अंडरस्टूड करना हमारे लिए उतना ही इजी हो जाए। अगर आपको डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिंग, उसके टाइप्स और उसके सब यूनिट्स के बारे में अच्छे से पता है, डेफिनेटली डीएनए रेप्लिकेशन is going to be very easy to understand, right? So let's start our today lesson. सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज है क्या? So डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो स्पेसिफिकली काम करता है इन दी पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, राइट? क्योंकि इसका नाम हमें यही डिनोट कर रहा है कि डीएनए को पॉलीमराइज करने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। सो डेफिनेटली यहाँ पर उसके लिए हमें जो प्रिकर्सर चाहिए, दैट इज अ डीएनए टेम्पलेट। तभी तो आपका डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर डीएनए का ही पॉलीमराइजेशन कराना है, उसके रेप्लिकॉन बनाने हैं, उसका रेप्लिकेशन करना है। सो डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कैटलाइज करता है टेम्पलेट डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब हमने ये लाइन क्यों बोली कि टेम्पलेट डायरेक्टेड सिंथेसिस होगा डीएनए का? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए एक टेम्पलेट चाहिए होता है। बिना टेम्पलेट के डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अब एंजाइम के पास अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही नहीं है तो क्या हमारा एंजाइम अकेले काम करके प्रोडक्ट बना सकता है? डेफिनेटली नॉट। सो एंजाइम को सबस्ट्रेट तो चाहिए, और यहाँ पर हमारा टेम्पलेट इस डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, ताकि वो प्रोडक्ट यानी कि एक रेप्लिकॉन को बना सके, राइट? सो यस, टेम्पलेट डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब टेम्पलेट डायरेक्टेड है तो टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज कैसा है। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकता है और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकता है। मतलब सिंथेसाइज तो उसने डीएनए ही करना है, पॉलीमराइजेशन तो डीएनए का ही करना है, बट टेम्पलेट कौन सा यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डीएनए डिपेंडेंट है या डीएनए इंडिपेंडेंट है। अगर आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट के रूप में डीएनए को ही यूज कर रहा है, देन इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और अगर वो एज अ टेम्पलेट किसी आरएनए स्ट्रैंड को यूज कर रहा है, देन डेफिनेटली इट इज नोन एज द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपने मेनली उन वायरस के अंदर देखा होगा, उस वायरल जेनेटिक मटेरियल के अंदर देखा होगा जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और क्योंकि हमें पता है कि जितने भी वायरस होते हैं वो होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपने जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकॉन बनाते हैं, तो इन दैट केस जिन वायरस की बॉडी के अंदर हमें एज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए देखने को मिलता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं, ताकि वो अपने आरएनए जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज को बना सके। सो उस केस के अंदर जो टेम्पलेट होता है दैट इज आरएनए मॉलिक्यूल, बट जो बनेगा दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल। इसीलिए उस एंजाइम को हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा, क्योंकि वो रिवर्स मैनर में काम कर रहा है, यानी कि आरएनए से डीएनए बना रहा है। जब एक डीएनए से आरएनए बनता है तो हम उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एक आरएनए से डीएनए बन रहा है यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है, तो जो एंजाइम इस प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसको हम लोग आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे करते हैं। एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहली चीज तो एज अ टेम्पलेट अपना डीएनए ही चाहिए होता है। और अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल है क्या?
सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक सीरीज के अंदर जुड़े हुए होते हैं और उस सीरीज का हमने नॉमेनक्लेट किया हुआ कि एक एंड हमारा 3 प्राइम एंड होता है, दूसरा एंड हमारा 5 प्राइम एंड होता है। तो अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि क्या डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में काम करेगा या डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करता है 3 प्राइम एंड की तरफ, यानी कि इसका जो पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन है दैट इज ए 3 प्राइम एंड से काम शुरू करता है और 5 प्राइम एंड की तरफ ही मूव करता चला जाता है ना। ऐसे ही हमारा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, सेम उसी डायरेक्शन में काम करेगा बट आरएनए टेम्पलेट के ऊपर, राइट। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की हमने पहले कहा कि इसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको टेम्पलेट चाहिए, उसको एक प्राइमर चाहिए अपने काम के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए। जब तक डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज को या आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज को, दोनों के केस में ही अगर इन्हें प्राइमर नहीं मिलेगा तो ये आगे फर्दर डीएनए का पॉलीमराइजेशन नहीं करा पाएंगे। सो इनकी इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है कि इन्हें प्राइमर चाहिए होता है। समटाइम ये प्राइमर हमारा आरएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए स्ट्रैंड होता है, एंड सम टाइम इट इज अ डीएनए स्ट्रैंड, राइट। सो ये बात हो गई डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की फैमिली की, क्योंकि हमने कैटेगराइज किया हुआ है उनकी फंक्शनिंग के बिहाफ पर कि हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करे, राइट। उनकी फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो हमारे पास मेनली जब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पर फैमिली आती है ए, बी और सी। सिंपली हमने अल्फाबेटिकल मैनर में इनके फैमिली को डिनोट किया हुआ है ए, बी और सी। अब ये जो ए, बी और सी फैमिली है इसमें हम स्पेसिफिकली कैसे स्टडी करते हैं, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फैमिली ए से बिलोंग करेगा उस कैटेगरी में हमारा एग्जाम्पल के लिए आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। इकोलाई के केस में, प्रोकैरियोट के केस में हमने 5 टाइप के पॉलीमरेज पढ़ने हैं, 5 टाइप के पॉलीमरेज वहां पे होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉलीमरेज है डीएनए पॉलीमरेज 1, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 फैमिली ए से बिलोंग करता है, ठीक है। बी फैमिली की अगर बात करते हैं तो बी फैमिली के अंदर मेनली हमारे यूकैरियोटिक पॉलीमरेज है ना, वो सारे के सारे इस बी फैमिली से बिलोंग करेंगे। और जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है हमारी प्रोकैरियोट्स का, वो भी फैमिली बी से ही बिलोंग करता है। सी की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बिलोंग टू दिस फैमिली, यानी कि सी फैमिली, ठीक है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं डीएनए पॉल 3 एंड सेकेंड वाली फैमिली में डीएनए पॉल सेकेंड, राइट, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज की बात कर लेते हैं, सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो फैमिली है उसको डिनोट किया है हमने फैमिली एक्स एंड फैमिली वाई, ठीक है। एक्स के अंदर वो एंजाइम्स आते हैं जो मेनली डीएनए रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि भैया डीएनए के अंदर डिफॉल्ट भी तो आ सकते हैं और उनको रिपेयर भी करना है। सो एक्स फैमिली के अंदर वो एंजाइम आएंगे जो डीएनए को रिपेयर करेंगी, और वाई फैमिली के अंदर वो एंजाइम्स आएंगे जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होंगे। रेप्लिकेशन यानी कि जहां पर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है तो जो रेप्लिकेशन का काम होगा वो वाई फैमिली के पर्टिकुलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की। जैसे मैंने कहा एक प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम एक इकोलाई को ऐसे एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर मेनली 5 टाइप के पॉलीमरेज होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, ठीक है। अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी फंक्शनिंग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहे होते हैं अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हैं तो, ठीक है। तो अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 सिंपली ये कुछ नहीं होता, एक एंजाइम है और इस एंजाइम का काम है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना। कैसे हेल्प करेगा? इस एंजाइम की डिस्कवरी करी थी हमारे साइंटिस्ट आर्थर कॉर्नबर्ग ने। इसकी एक्टिविटी की बात करें तो इसके पास तीनों एक्टिविटी होती हैं। अब ये एक्टिविटी क्या है देखिए, कोई एंजाइम है ना,
पॉलीमरेज वाला एंजाइम है, तो पॉलीमरेज वाला एंजाइम है तो पॉलीमराइजेशन तो शो करेगा, यानी कि वो पॉलीमरेज एक्टिविटी किस डायरेक्शन में शो कर रहा है और कितनी कर रहा है ये हमें पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डीएनए पॉलीमरेज की बात करें। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में, मतलब ये 5 एंड से अपना पॉलीमराइजेशन शुरू करता है और 3 प्राइम एंड तक पॉलीमराइजेशन करेगा। किसका? डीएनए का, राइट। सो इसकी एक्टिविटी हो गई 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी एक स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी है। जब डीएनए रिपेयर करना होता है तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि इसका फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ डीएनए रिपेयर में भी इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस इसका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नॉट ओनली 5 प्राइम 3 प्राइम बल्कि 3 प्राइम 5 प्राइम एक्टिविटी भी ये शो कर रहा है, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा। देखो, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉलीमरेज एक्टिविटी का सिंपली मतलब होता है किस डायरेक्शन में वो डीएनए को पॉलीमराइज कर रहा है, राइट। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब एक्सो मतलब जो एक्सटर्नल एंड पर काम कर रहा हो, न्यूक्लियस जो डीएनए को कट कर रहा हो, क्लीव कर रहा हो, है ना। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि 5 प्राइम 3 प्राइम एंड की तरफ भी दिखाएगा और 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ भी दिखाएगा। अब इसकी प्रोसेसिविटी और इसका पॉलीमराइजेशन रेट देखते हैं। पॉलीमराइजेशन रेट इसका बहुत स्लो होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये आपका 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ही ऐड कर पाता है, कि एक सेकंड में 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड ही ये ऐड कर पाएगा ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए रेप्लिकॉन, राइट। सो इसका पॉलीमराइजेशन रेट स्लो होता है। प्रोसेसिविटी भी इसकी स्लो होती है, यानी कि ये स्लो मैनर में काम कर रहा होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉलीमरेज की, दैट इज पॉलीमरेज सेकंड। फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था? हमारे साइंटिस्ट थॉमस कॉर्नबर्ग ने इसको डिस्कवर किया। अब इसकी हम लोग प्रोसेसिविटी और इसका पॉलीमराइजेशन रेट भी देख लेते हैं। सो जैसे हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये फैमिली बी से बिलोंग करता है। 89 किलो डाल्टन का ये एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। मोनोमेरिक का मतलब एक सिंगल प्रोटीन है जिसका 89 किलो डाल्टन इसका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, राइट। एक्टिविटी की बात करें तो इसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है और इसके पास 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। इट मीन्स हमारा जो पॉलीमरेज 1 है ये एक सिंगल एंजाइम है जिसके पास 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस पर्टिकुलर एंजाइम के पास है, तो वो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 के अलावा किसी भी पॉलीमरेज के पास 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और मैं यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज 1 के लिए ऐड करना चाहूंगी। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ना, ये मोर देन 95% पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है एक प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। तो मोर देन 95% अगर ये पॉलीमरेज एक्टिविटी शो कर रहा है, इट मीन्स ये हुआ कि अगर आपकी प्रोकैरियोटिक सेल एक इकोलाई सेल के पास जो मेन एंजाइम है दैट इज पोल थर्ड एब्सेंट होता है, तो उसकी एक्टिविटी को डीएनए पॉलीमरेज 1 रिप्लेस कर सकता है। सो रेप्लिकेशन और रिपेयर दोनों में वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की हम बात कर रहे थे। सो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड इसके पास 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। सेम डीएनए पॉलीमरेज 1 की तरह लो प्रोसेसिविटी है, लो पॉलीमराइजेशन रेट है, बट इसका जो मेन एक्टिविटी है, इसका मेन जो इन्वॉल्वमेंट है, फंक्शनिंग जो इसका है वो क्या है कि ये रिपेयरिंग में इन्वॉल्व होता है और डीएनए पॉलीमरेज 3 को हेल्प करता है डीएनए को रेप्लिकेट करने में। तो अब हम आते हैं हमारे मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम के तरफ, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। मिस्टेकनली यहाँ पे सेकंड ही हो गया है, दैट इज 3, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 को डिस्कवर करने वाले हमारे जो साइंटिस्ट हैं दैट इज थॉमस कॉर्नबर्ग एंड मैकलम गेप्टर, राइट। इन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर किया था।
यही हमारा एंजाइम है जो मेनली रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में वैसे तो 5 हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, बट मेनली जो रेप्लिकेशन को कंडक्ट करा रहा है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो इसके पास एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, मतलब ये काम किस डायरेक्शन में करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ नई स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास होती है, एंड इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, और ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्टिविटी ही होती है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग का मतलब कि चेक करते रहना कि कहीं मैंने कोई मतलब मिसमैच न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं कर दिया है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये रेप्लिकेशन तो करता ही करता है, लेकिन ये बैक चेकअप भी करता रहता है कि भैया कहीं कोई अलग न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं हो गया, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं हो गया। तो ये प्रूफ रीडिंग भी साथ के साथ ही करता रहता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, क्यों? क्योंकि इसका हाई पॉलीमराइजेशन रेट होता है, हाई प्रोसेसिविटी होती है। दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज जितने भी हमारे डीएनए पॉलीमरेज है उनमें सबसे ज्यादा डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ऑल्दो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 है वो भी डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 था वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है, बट अगर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं है तो वो रेप्लिकेशन को प्रॉपर मैनर में कंडक्ट कराएंगे अगर सेल के पास डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं है तो। लेकिन अगर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है एक हाई प्रोसेसिविटी और हाई पॉलीमराइजेशन रेट वाले एंजाइम को ही सेल प्रेफर करेगी फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस, क्योंकि सेल को फटाफट और करेक्ट मैनर में डीएनए रेप्लिकेशन जो कराना है, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द प्राइमरी एंजाइम फॉर द रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ओके। अब हमने जैसे कहा था डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा सेकंड है उसमें एक सिंगल मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड थोड़ा सा बड़ा प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स इन्वॉल्व होती है। मेनली इसके अंदर 10 पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है एंड समटाइम मोर देन 10 भी होती है, और इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है उसको हमने डिफरेंटली नॉमेनक्लेट किया हुआ है। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस हमारी अल्फा, बीटा, साई, एप्सिलॉन, थीटा, और इसके अलावा हमारी अलग अलग हमारी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है जिनको हमने नॉमेनक्लेट किया हुआ है। इन पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को हमने 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज कैटालिटिक कोर कंपोनेंट, सेकेंड वन इज डाइमराइजेशन कंपोनेंट, प्रोसेसिविटी कंपोनेंट एंड अ क्लैंप लॉर्डर। क्लैंप लॉर्डर के अंदर मेनली हमारा जो बीटा लॉर्डर है वो आता है। ठीक है, प्रोसेसिविटी कंपोनेंट इज डिफरेंट, डाइमराइजेशन कंपोनेंट इज डिफरेंट, और कैटालिटिक कोर कंपोनेंट में हमारा अल्फा आता है। ठीक है, ये हम लोग आगे बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर जब मैं आपको डिस्कस कराऊंगी ना तभी हम देखेंगे कि कैटालिटिक कोर कंपोनेंट कौन सा होता है, डाइमराइजेशन कंपोनेंट कौन सा है और प्रोसेसिविटी कंपोनेंट कौन सा होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, हमने इसको 4 स्ट्रक्चरली डिवाइड क्यों किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्ट्रक्चर को यहां से समझिए। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास मेनली हमने जैसे कहा कैटालिटिक कोर कंपोनेंट है। कैटालिटिक कोर कंपोनेंट का मतलब अगर किसी एंजाइम का कैटालिटिक कोर रीजन है ना तो जितना भी उसका प्रोसेसिविटी है उसी रीजन पे डिपेंड कर रहा है। सो कैटालिटिक कोर कंपोनेंट इज अल्फा यूनिट। अब ये अल्फा यूनिट कहाँ है, आप इसमें देखिए कि हमारा जो अल्फा यूनिट होता है ये कहाँ कुछ आपका यहाँ प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं आप, अल्फा यूनिट। ठीक है, तो कैटालिटिक कोर कंपोनेंट में अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा ये 3 रीजन जुड़े हुए होते हैं, एप्सिलॉन एंड थीटा। ठीक है, तो जो कैटालिटिक कंपोनेंट होगा वो 3 यूनिट से मिलकर बना होगा, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जो अल्फा सीक्वेंस है उससे, एप्सिलॉन सीक्वेंस और थीटा सीक्वेंस। अब इनको कोर कंपोनेंट इसीलिए कहा है क्योंकि बाकी सारी यूनिट इन्हीं से जुड़ी होती हैं और इसका जो एक्टिविटी होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का वो डिपेंड भी इसी पर करता है। फिर आता है क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर का मतलब क्या है, बीटा क्लैंप, जो एक डोनट की शेप का होता है और मेनली हमारे कैटालिटिक रीजन के साथ अटैच होता है। एज यू कैन सी यहाँ पर जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है ना, एक डोनट की शेप का, दिस इज क्लैंप लोडर। ठीक है, क्लैंप लोडर के अलावा बात करें तो इसमें हमारा एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं टाउ सीक्वेंस। ठीक है, इस टाउ सीक्वेंस के अंदर ये पूरा एक 5 पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 2 हमारे टाउ सीक्वेंस होते हैं,
दो हमारे डेल्टा सीक्वेंस होते हैं और एक हमारा सिंगल यहाँ पे गामा सीक्वेंस होता है। तो 5 यूनिट का बना हुआ होता है हमारा ये यूनिट, जिसमें डायमराइजेशन कंपोनेंट में मेनली आएगा हमारा डेल यूनिट, और ये जो टाव यूनिट है इसकी वजह से ये जुड़ा हुआ होता है गामा यूनिट, जो मेनली दो डेल यूनिट को जुड़ती है। इन शॉर्ट हम कहें कि 10 सब यूनिट्स का बना होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और इसकी एक्टिविटी को भी हमने स्ट्रक्चरली डिवाइड किया हुआ है। जैसे कैटालिटिक कंपोनेंट में अल्फा सब यूनिट्स के साथ साथ एप्सिलॉन और थीटा सब यूनिट आएंगी, क्योंकि जो अल्फा सब यूनिट है वो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी को शो करता है, एप्सिलॉन और थीटा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को शो करता है, इसीलिए उसको कैटालिटिक कोर कंपोनेंट कहा है कि जो मेन एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज की वो इस रीजन पर डिपेंड करती है, राइट। फिर यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाई हुई है डीएनए बी हेलिकेस। हेलिकेस का आपको पता है अनवाइंडिंग का काम करता है कि जब डीएनए स्ट्रैंड एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है तो हेलिकेस उसको अनवाइंड करने में हेल्प करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बी हेलिकेस के साथ जुड़ के अनवाइंडिंग के साथ साथ उसका पॉलीमराइजेशन कंडक्ट कराता है, राइट। डीएनए बी हेलिकेस हमारे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को अनवाइंड करेगा, और जैसे वो अनवाइंड होगा डीएनए पॉलीमरेज जो पूरा ये दक्ष यूनिट का हमारा एक एंजाइम है, ये आपके पॉलीमराइजेशन को कंडक्ट कराएगा, डीएनए रेप्लिकेशन को कंडक्ट कराएगा। आई एम श्योर स्ट्रक्चर से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, फिर भी डाउट रहता है तो उस चीज को हम लोग जो आगे कंपैरिजन करेंगे यूनिट्स का, आई एम श्योर वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमरेज की जो अलग अलग यूनिट्स है उनके अलग अलग फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने उन्हें 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में जो डिवाइड किया है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है अल्फा सब यूनिट, जिसकी हमारे पास 2 यूनिट्स होती हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि जो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ था कुछ इस तरीके से, एक कॉम्प्लेक्स इधर एक कॉम्प्लेक्स इधर, इसमें मेनली हमारे अल्फा एप्सिलॉन और थीटा यूनिट्स थे। तो अल्फा की 2 सब यूनिट्स है, एक सब यूनिट इधर एक सब यूनिट इधर, वैसे ही एप्सिलॉन की भी 2 सब यूनिट है और थीटा की भी हमारे पास 2 सब यूनिट है। सो अल्फा जो सब यूनिट होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट एज यू कैन सी इन दिस इमेज, और वो आपके लिए याद करने के लिए भी जरूरी नहीं है, सो हम उसको स्किप करते हैं। मेन क्या है, अपने क्या याद रखना है कि पॉल सी से बिलोंग करता है, यानी कि पॉलीमरेज की सी फैमिली से बिलोंग करता है। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है वो कौन शो कर रहा है, अल्फा सब यूनिट ही शो कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास जो मेन एक्टिविटी है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, जो हाई पॉलीमराइजेशन रेट है वो सिर्फ इस एप्सिलॉन की वजह से, सॉरी अल्फा की वजह से ही होता है, ठीक है। एप्सिलॉन यूनिट की बात करें तो एप्सिलॉन यूनिट का मेन फंक्शन होता है प्रूफ रीडिंग का, और प्रूफ रीडिंग भी कैसी, एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग। इसीलिए कोर पॉलीमरेज में आते हैं अल्फा एप्सिलॉन और थीटा, पॉलीमराइजेशन भी यही यूनिट शो कर रही है, प्रूफ रीडिंग भी यही शो कर रही है ना। सो थीटा भी प्रूफ रीडिंग ही शो करता है, और ये बिलोंग किससे करेगा, हमारा पॉलीमरेज ई फैमिली से ये बिलोंग करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाउ सब यूनिट की। टाउ सब यूनिट आपने देखा था कुछ इस तरीके से सब यूनिट है जो जुड़ी हुई है। इस टाउ सब यूनिट का काम क्या है, इस टाउ सब यूनिट का काम है, 2 यूनिट्स होती हैं, डीएनए एक्स फैमिली से बिलोंग करता है, टेम्पलेट बाइंडिंग का इसका काम है कि टेम्पलेट को डीएनए पॉलीमरेज से बाइंडिंग कराना टाउ सब यूनिट का काम है। फिर आता है हमारा गामा, ठीक है, सॉरी यस गामा सब यूनिट। गामा सब यूनिट का काम है क्लैंप लोडर का। क्लैंप लोडर क्या था, जो हमारा डोनट शेप का बी क्लैंप लोडर है, बीटा क्लैंप लोडर है, उसका लोडिंग कराना गामा सब यूनिट का काम है, ठीक है। और गामा सब यूनिट इसके साथ साथ हमारा जो टाउ सब यूनिट है और डेल सब यूनिट है उन दोनों को भी ज्वाइंट कराने में हेल्प करता है, राइट। सो ऐसे ही हमारा डेल्टा सब यूनिट उसका भी काम है क्लैंप ओपनर का काम, डेल प्राइम जो सब यूनिट है उसका काम है क्लैंप लोडर का काम, और ऐसे ही हमारे रिस्पेक्टिवली बीटा साई और हमारा एक्स जो है ये पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो आप इस इमेज से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सब यूनिट क्या काम कर रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज की जो 10 सब यूनिट्स होती है उसमें अल्फा सब यूनिट का क्या काम होगा, बीटा का काम क्या होगा, उसमें क्लैंप लोडर हम किस सब यूनिट्स को बोलते हैं, और किसके कितने यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम कंपैरिजन देखते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और फोर्थ और फिफ्थ की हमने बात नहीं करी, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ जो
पॉलीमरेज है जो इकोलाई सेल में प्रेजेंट होता है, उनका मेनली काम होता है डीएनए रिपेयर का और ट्रांसलेशन म्यूटेशन को दूर करने का। तो उनका एज सच कोई बहुत स्पेसिफिक काम नहीं है, सो उनको डिस्कस नहीं किया जाता। मेनली जो फंक्शन है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही परफॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करें इन तीनों पॉलीमरेज का तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी सब यूनिट्स की। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो एक सिंगल यूनिट का बना होता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जिसे हम पॉलीमरेज बी फैमिली से वो बिलोंग करता है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसके अंदर 7 यूनिट्स होती हैं। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्ट्रक्चर तो हमने देखी ही कि उसमें मोर देन 10 यूनिट्स प्रेजेंट होती है, राइट। एक्टिविटी की बात करें तो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास होती है और सेकंड के पास होती है और थर्ड, तीनों के पास प्रेजेंट होती है। लेकिन 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास प्रेजेंट होती है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस एंजाइम के पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है। पॉलीमराइजेशन रेट जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, डीएनए पॉलीमराइजेशन रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि लो पॉलीमराइजेशन होगा या हाई पॉलीमराइजेशन होगा, प्रोसेसिविटी हाई होगी या लो होगी। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का पॉलीमराइजेशन जो रेट है दैट इज 16 to 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, राइट। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड डीएनए रेप्लिकेशन करा सकता है बट 14 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। सबसे ज्यादा पॉलीमराइजेशन रेट होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का, दैट इज 250 न्यूक्लियोटाइड टू 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। इसीलिए जो मेजॉरिटी ऑफ रेप्लिकेशन है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही परफॉर्म करता है और वो प्राइमरी एंजाइम है रेप्लिकेशन का। ठीक, प्रोसेसिविटी की बात करें तो 3 to 200 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए 1500 तक होता है। एंड अगर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो आप देख सकते हो मोर देन 5 लाख न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, उससे भी ग्रेटर आई थिंक, राइट। बिफोर पॉलीमराइजेशन डिसोसिएशन, अच्छा ये तो उसका पार्ट हो गया हमारा प्रोसेसिविटी का, कि प्रोसेसिविटी का मतलब है न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट, राइट। सो ये रहा कंपैरिजन हमारे पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का, जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो अब इसी के साथ हम लोग यूकैरियोटिक सेल का भी देख लेते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास 5 टाइप के पॉलीमरेज थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसमें हमने ये चीज देखी थी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है उनका मेन फंक्शन हमने देख लिया और थर्ड और फोर्थ जो है इनका फंक्शन मेनली डीएनए रिपेयर का होता है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 15 हमारे पास पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और इनको हमने नॉमेनक्लेट भी ऐसे किया हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, कुछ इस तरीके से हमने उन पॉलीमरेज को डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो मेजर रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक सेल में दैट इज परफॉर्म्ड बाय द अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। बाकी जो हमारे बचे, यानी हमने कहा ना मोर देन 15 यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम डिस्कस करते हैं सिर्फ अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन को। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग एक इमेज से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो देखिए, आप सभी अवेयर हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से कंडक्ट होता है। बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक हाईली एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है ये। इतने सारे हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, कोई यहाँ पर अनबाइंडिंग करेगा, कोई यहाँ पे इस चीज को इंश्योर करेगा कि वापस से बाइंडिंग ना हो जाए, है ना। सो कुछ हमारा रिक्रूट कराते हैं डीएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि समटाइम डीएनए पॉलीमरेज खुद से रिक्रूट नहीं हो पाता, है ना। और कुछ इंश्योर करते हैं डीएनए रिपेयर को। तो ये आपने रेप्लिकेशन में इस चीज को मान के चल रही हूँ कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिक प्रोसेस पता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा काम करता है, मैं सिर्फ यहां से आपको वो डिस्कस करके बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज, आई एम श्योर आपने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा होगा, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आता है, हेलिकेज अनबाइंडिंग कराता है। फिर हम एक एसएसबी नाम की प्रोटीन को डिस्कस करते हैं कि एसएसबी इस चीज को इंश्योर करता है कि वापस से बाइंडिंग ना हो जाए, है ना। और फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट होता है और डीएनए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं पॉलीमरेज अल्फा क्या काम करता है। तो देखिए, पॉलीमरेज अल्फा है जो प्राइमरी एक्टिविटी शो करता है, प्राइमेज को एसोसिएट कराता है,
ठीक है, हमने कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल में हो, उसको एक प्राइमर चाहिए, है ना। और प्राइमर की प्राइमरी रिक्रूटमेंट कौन कराएगा? यही हमारा जो पॉलीमरेज अल्फा है ना, यही कराता है। इस प्राइमेज एंजाइम का जो एसोसिएशन है इस डीएनए स्ट्रैंड से, वो कौन कराता है? हमारा पॉलीमरेज अल्फा। इसलिए हम कह सकते हैं जब प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल के हम लोग रेप्लिकेशन को स्टडी करते हैं तो अगर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कैसे होता है कि सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज एसोसिएट होगा आपके डीएनए स्ट्रैंड से, वो कौन सा होगा? पॉलीमरेज अल्फा, क्योंकि पॉलीमरेज अल्फा ही वो प्राइमरी एंजाइम है जो प्राइमेज का एसोसिएशन कराएगा। क्योंकि आपका यूकैरियोटिक सेल में जो प्राइमर यूज होता है दैट इज आरएनए प्राइमर। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं। डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में आरएनए एक प्राइमर की तरह यूज होता है, लेकिन इस आरएनए प्राइमर को एक एंजाइम चाहिए होता है, प्राइमेज एंजाइम। उस प्राइमेज एंजाइम का रिक्रूटमेंट तभी होगा जब पॉलीमरेज अल्फा इस डीएनए स्ट्रैंड से अटैच होगा, राइट। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे सबसे पहला जो पॉलीमरेज अटैच होगा दैट इज आपका पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। लेकिन पॉलीमरेज अल्फा का क्या होता है कि ये सिर्फ अप टू 10 न्यूक्लियोटाइड को ही सिंथेसाइज कर पाता है। अब बात ये आती है कि पॉलीमरेज अल्फा अगर सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड को ही सिंथेसाइज कर पाएगा आरएनए प्राइमर को यूज करके, तो बाकी का पॉलीमराइजेशन कंडक्ट कौन कराएगा? ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज ओनली एंजाइम है जो प्राइमर सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, लेकिन इसकी एक्टिविटी को रिप्लेस कौन करता है? इसकी एक्टिविटी को रिप्लेस करने वाला हमारा एंजाइम है पॉलीमरेज डेल्टा। जैसे ही हमारा पॉलीमरेज अल्फा रिक्रूट होगा, वो प्राइमेज आपके आरएनए प्राइमर को यूज करके अप टू 10 न्यूक्लियोटाइड तक यहाँ पर सिंथेसाइज करेगा, और जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके सिंथेसिस में भी पॉलीमरेज अल्फा ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी को बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है बाय दी पॉलीमरेज डेल्टा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉलीमरेज डेल्टा का जो पॉलीमराइजेशन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली पॉलीमरेज अल्फा के, इसीलिए पॉलीमरेज अल्फा को रिप्लेस कर देता है पॉलीमरेज डेल्टा, एंड देन फर्दर जो रेप्लिकेशन है उसको कंडक्ट कराता है पॉलीमरेज डेल्टा। सो पॉलीमरेज डेल्टा एक मल्टी सब यूनिट पॉलीमरेज है जो हमारे लीडिंग और लैगिंग दोनों जो स्ट्रैंड है उसके अंदर रेप्लिकेशन फोर्क को मूव कराता है, कैपेबल होता है। एंड आफ्टर दैट पॉलीमरेज डेल्टा की जो एक्टिविटी है उसको रिप्लेस कर देता है पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है। पॉलीमरेज एप्सिलॉन 4 सब यूनिट्स का बना होता है, वेरी प्रिसाइज है। क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में इसका वैसे तो रोल अनक्लियर है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का इन यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले पॉलीमरेज अल्फा आके काम करता है जो आरएनए प्राइमर पर काम करेगा। आरएनए प्राइमर पर काम करने के बाद प्राइमेज का रिक्रूटमेंट कराना, उसका एसोसिएशन कराना पॉलीमरेज अल्फा का काम होता है। पॉलीमरेज अल्फा की एक्टिविटी को रिप्लेस कर लिया जाता है पॉलीमरेज डेल्टा से जो लीडिंग और लॉगिंग दोनों स्ट्रैंड पर काम करता है। देन उसकी एक्टिविटी को इन द लास्ट रिप्लेस कर देता है पॉलीमरेज एप्सिलॉन। इसीलिए जब भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन की बात आती है तो हम लोग मेनली पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज डेल्टा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन की एक्टिविटी को ही स्टडी करते हैं।